हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों का महीना है, आज हम लोग एक अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अलग टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत कॉमन टॉपिक है, पर हमारी ओपीडी में बहुत ज़्यादा ही लोग फीमेल्स इस कंप्लेन के साथ आते हैं। वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी गिरना बहुत ज़्यादा कॉमन तकलीफ है। इसके बारे में बहुत सारी लोगों में अवधारणाएँ होती हैं, क्या करना है, कैसा करना है, कैसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्यों बार बार होता है, इस सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। सपना, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और सबको मेरा नमस्ते। और आपने जैसा बोला कि महिलाओं की बहुत कॉमन समस्या सफ़ेद पानी, लिकोरिया, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसको ल्यूकोरिया क्यों बोलते हैं? लिकोरिया का मतलब क्या है, क्यों बोलते हैं लिकोरिया? जी, क्योंकि ये लिकोरिया मतलब कुछ एक्सेस, सफ़ेद पानी जब नॉर्मल क्वांटिटी से एक्सेस क्वांटिटी में आने लग जाए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आने लगता है, तो उसको हम लिकोरिया बोलते हैं। लिको मतलब वाइट, रिया मीन्स डिस्चार्ज। हमारी मेडिकल जार्गन में वाइट डिस्चार्ज का मतलब है लिकोरिया। अच्छा, ये मेरे को बताओ कि वजाइनल डिस्चार्ज जो फीमेल्स में होता है डिस्चार्ज, वो सारे डिस्चार्ज एबनॉर्मल होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, सब तकलीफ वाले होते हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो हमको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। अभी जैसे आपने कहा कि 10 में से 2 महिलाएं सफ़ेद पानी की दिक्कत के साथ आती हैं, तो सबसे पहले ये वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है ये हमको समझने की ज़रूरत है। और वेजाइनल डिस्चार्ज मतलब योनि के भाग में, फीमेल्स में, महिलाओं में जो वेजाइना से जो पानी आ रहा है उसको हम वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं। और ये महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म की जो साइकिल है, उसके रिलेशन में भी इसका जो चेंजेस होते रहते हैं। अभी नॉर्मल पानी देखा जाए तो सफ़ेद कलर का, ट्रांसपेरेंट सा, नॉर्मल चिकना सा कंसिस्टेंसी का होता है। और ये डिस्चार्ज एक्चुअली वेजाइना और हमारे सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह में कई सारी ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती हैं, उनके सिक्रीशंस होते हैं, उनके पानी से बनता है। और वेजाइना के जो सेल्स होते हैं, सर्विक्स के और वेजाइना के जो सेल्स होते हैं, उनका सबका मिश्रण होता है, म्यूकस डिस्चार्ज हम इसको बोलते हैं। ये वेजाइना को क्लीन करने का अपना एक नेचुरल तरीका है, नेचुरल बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। लेकिन जब ये चीज़ बहुत एबनॉर्मल क्वांटिटी में एक्सेस सीक्रेट होने शुरू हो जाती है, महिला में उसमें कई सारी तकलीफ़ें शुरू हो जाती है, जो हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस में लेंगे, तो उसको हम एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं। मतलब वजाइनल डिस्चार्ज भगवान ने एक नॉर्मल चीज़ बनाई है। वजाइना की और सर्विक्स की ग्रंथियों से होने वाला जो पानी निकलता है उसको वजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग फेजेस में अलग अलग क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से वो नॉर्मल होता है। अच्छा, ये बताओ वजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल कब होता है, कब वो फीमेल को लगे कि क्या नॉर्मल है? आपने नॉर्मल चीज़ बता दी, आप उसको ये बताओ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से फेजेस में नॉर्मल होता है और वो कब एबनॉर्मल हो, और किस चीज़ के बारे में वो हमारे डॉक्टरों के पास आए मिलने के लिए। अभी आपने एबनॉर्मल की बात करी, तो पहले हम नॉर्मल क्या है ये समझ लेते हैं। तो जैसे जब पीरियड आने वाला है, पीरियड आने के 4-5 दिन पहले थोड़ा डिस्चार्ज आने लग जाता है। इसके अलावा पीरियड आने के 10वें दिन से 16वें दिन के बीच में, या 10वें दिन से 20वें दिन के बीच में जो ओव्यूलेशन का समय होता है, अंडा छूटने का जो समय होता है, उस समय डिस्चार्ज की जो ओवरऑल कंसिस्टेंसी है, मतलब पतला पतला, चिकना चिकना, वाइट कलर का जो पानी आने लगता है, वो एक अलग हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है। और ये जो चेंजेस हमारे हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से ये जो हो रहा है, ये सब नॉर्मल है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पीरियड आने के पहले जो पानी आ रहा है वो नॉर्मल है, और पीरियड आने के बाद 10वें दिन से 20वें दिन में अंडा छूटने के समय जो चिकना चिकना डिस्चार्ज हो रहा है, वो भगवान ने कुदरती नेचुरल डिस्चार्ज इसलिए बनाया है कि उन दिनों महिलाओं का फर्टाइल पीरियड चल रहा है, और जिनको प्रेगनेंसी रखनी है उसके लिए ये डिस्चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करता है। तो दिस इज़ नॉर्मल, राइट। अब इसमें एबनॉर्मल क्या होगा? एबनॉर्मलिटी कई सारी तरीके से होती है। जैसे सबसे पहली बात हमने करी कि डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में आ रहा है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मुझे ज़्यादा आ रहा है? जो नॉर्मल साइकिल में होता है, और उससे आपकी जो अंडरगारमेंट्स है वो बार बार गीले हो रहे हैं, नीचे गीलापन का एहसास हो रहा है, वो इरिटेट कर रहा है, ज़्यादा लिक्विड जो नीचे से आ रहा है वो लिक्विड कर रहा है। लिक्विड का जो कलर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमको बहुत सारी जानकारी दे देता है। जैसे बहुत ज़्यादा डार्क येलो कलर है, ग्रीनिश कलर है, झाग वाला अगर पानी निकल रहा है, और पानी में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, इसके अलावा इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, वेजाइना के अंदर भी हो रही है, और बाहर का जो योनि का भाग है, वल्वल रीजन्स, वहाँ पे रेडिशनेस हो रही है, रेडनेस हम बोलते हैं, जलन, बर्निंग, और यूरिन करते समय बहुत ज़्यादा बर्निंग है, पेनफुल यूरिनेशन है, पेनफुल इंटरकोर्स है। ये सारी चीज़ें ये बताते हैं कि आपके डिस्चार्ज में इन्फेक्शन है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
तो इससे आपको पता पड़ेगा कि आपको तकलीफ है। मतलब नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से होता है। अर्ली साइकिल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के अंडर कोपुलेटरी थिन डिस्चार्ज होता है, मतलब पानी जैसा डिस्चार्ज होता है। वो भगवान ने नेचुरल बनाया है क्योंकि वो प्रेगनेंसी रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में उसमें स्पर्म्स तैर के जा सकते हैं, इसलिए वो एबनॉर्मल नहीं होता है। सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में ओव्यूलेशन होने के बाद प्रोजेस्टेरोन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, तो वो डिस्चार्ज थिक और क्रीमी हो जाता है। और जैसा सपना ने बताया कि पीरियड आने के पहले 5-7 दिन वापस जैसे ही ईस्ट्रोजन राइज होना चालू होता है, प्रोजेस्टेरोन कम होता है, तो वापस थिन वाटरी डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है। तो ये है नॉर्मल। एबनॉर्मल क्वांटिटी, एबनॉर्मल अपीयरेंस एंड एबनॉर्मल स्मेल। एबनॉर्मल स्मेल मतलब अगर फाउल स्मेलिंग फिशी हो तो एबनॉर्मल होता है, उसके कारण एबनॉर्मल कलर हो, ग्रीनिश हो, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो एबनॉर्मल होता है। लेकिन क्वांटिटी हर एक फीमेल के लिए अलग अलग होती है। कोई एक फीमेल के लिए अगर वो क्वांटिटी ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं कि उसको इन्फेक्शन ही हो, वो पीरियड के साइकिल के फेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। ना जैसे पेट में दर्द और कमर दर्द की शिकायत के साथ भी लोग आते हैं कि सफ़ेद पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है और पेट में दर्द बहुत हो रहा है। आपने बताया कलर से हमको एबनॉर्मल डिस्चार्ज पता चलेगा, तो कौन कौन से कॉमन ऐसे अपीयरेंसेस हैं जिससे हमको पता चले कि इन्फेक्शन है? जैसे हमको जब पढ़ाया जाता था कि कौन कौन से कलर है। हाँ जी, इसमें इन्फेक्शन कई तरीके के हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हमको ये चेकअप में समझना पड़ता है कि उनको किस टाइप का इन्फेक्शन है और उनके जो सिम्टम्स है, जो हमने अभी आपको बताया कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उससे तो हमको जानकारी मिलती है। और जैसे आप कलर की बात कर रहे हैं, तो कलर में जैसे जो ग्रीनिश कलर का या फ्रॉथी डिस्चार्ज है, तो कई बार उसमें हम प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस की बात करते हैं। और दही जैसा गाढ़ा गाढ़ा अगर डिस्चार्ज हो रहा है, कर्डी वाइट डिस्चार्ज, इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शंस के बारे में हमको बताता है। और फंगल इन्फेक्शन में साथ में उनको ईचिंग, खुजली का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा रहता है, जो वेजाना के अंदर भी होता है और वेजाना के बाहर जो लेबिया मेजोरा और माइनोरा और वल्वल रीजन है, वहाँ पे भी उनके पास रहता है। मतलब ग्रीनिश और फ्रॉदी होगा तो ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होगा, येलोइश होगा, पीला पस जैसा होगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, और थिक वाइट होगा तो फंगल इन्फेक्शन होगा। जी। अच्छा, ये बताओ कि नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज की कोई स्मेल, कोई ऑर्डर होती है? और अगर वो ऑर्डर चेंज होता है, फाउल स्मेलिंग हो या फिशी हो, तो उसको क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस होती है? नॉर्मल स्मेल तो देखो, सबका बॉडी अपना अलग अलग है। कई बार हमारे इंडिविजुअल्स की कई बार पसीने की भी स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए हमको हमारी बॉडी के बारे में पता होता है कि व्हाट इज़ नॉर्मल। इसलिए जब भी अगर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, यूरिन पास करने के बाद स्मेल आ रही है, कुछ भी है, और साथ में आपको वो रेडनेस हो रही है, ईचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि आपको कोई टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है। और वो इन्फेक्शन कौन सा है, उसके लिए अपने डॉक्टर को आपको मिलना पड़ेगा, अपने लेडी डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना पड़ेगा, जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दे। नॉर्मली वजाइनल डिस्चार्ज की कोई स्मेल नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उसमें से फॉल स्मेल आता है या कुछ स्मेल आता है, लेकिन जब भी वो डिस्चार्ज सेकेंडरी एनवायरनमेंट के कारण इन्फेक्टेड होता है, तब बैक्टीरियल वजाइनोसिस स्पेशली उसमें केमिकल बनाता है ट्राईमिथाइलामीन, जिसके कारण वो फिशी स्मेल हो जाती है। मतलब जब भी फिशी स्मेल हो तो समझ जाने का कि इन्फेक्शन है, डॉक्टर के पास जाने का टाइम आ गया है। अच्छा, ये बताओ, वजाइना और पीएच, इन दो अक्षरों से क्या पता चलता है? इसकी क्या इंपॉर्टेंस है फीमेल की हाइजीन में? मैं अपने पेशेंट्स को भी एक बात हमेशा समझाती हूँ कि जैसे हमारे ओरल कैविटी, हमारे माउथ को देखा जाए तो उसमें सलाइवा होता है, तो सलाइवा का भी डाइजेशन का भी काम होता है, क्लिनजिंग का भी काम होता है। हमको वो बाहर के जो एनवायरनमेंट में जितने भी माइक्रोब्स हैं उससे हमको वो प्रोटेक्ट करते हैं। उसी तरह वेजाइना में भी नेचुरल क्लीनिंग मैकेनिज्म्स हैं, जो नेचुरल है क्लीनिंग मैकेनिज्म भगवान ने दिए हुए हैं, और वो ऑटोमेटिक वो डिस्चार्ज के साथ वो क्लीन करता है। ओल्ड डेड सेल्स को क्लीन कर रहा है, वो सिक्रीशंस को क्लीन कर रहा है। तो इसको क्लीनिंग प्रोसेस के लिए एक नेचुरल पीएच मेंटेन रहता है, जो नॉर्मली 4 to 4.5 के आसपास होता है। और वेजाइना योनि के भाग में एक तरह का बैक्टीरिया होता है, नेचुरल बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस करके हमारा बैक्टीरिया होता है, जो ये पूरे एनवायरनमेंट को बना के रखता है और उसको पीएच को मेंटेन करता है। और इस एसिडिक पीएच के कारण और ये नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस के कारण बार बार इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये पूरी चीज़, कई सारे कारण हैं जो एक बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल और फंगल इन्फेक्शंस इस पीएच को डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे अभी आजकल लाइफस्टाइल चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसके कारण ये सब डिस्टर्ब होने लगता है, जो अभी हम और बताएंगे आगे। तो ये जब क्लीनिंग मैकेनिज्म उनका डिस्टर्ब होता है, तब वेजाइना बार बार इन्फेक्शंस को प्रोन हो जाता है।
मतलब वजाइना का नॉर्मल पीएच एसिडिक होता है, ये समझना जरूरी है। हमारा बॉडी का नॉर्मल पीएच 7.4 के आसपास होता है। जब भी पीएच 7 से कम होता है तो उसको एसिडिक पीएच बोलते हैं, 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक पीएच बोलते हैं। लेकिन वजाइना का जो पीएच है वो 4.1, 3.8 to 4.2 के आसपास होता है और वो एसिडिक पीएच मेंटेन रहना जरूरी है। अगर वो एसिडिक से बेसिक पीएच की तरफ आ जाता है तो वो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं जो वजाइना को क्लीन करने में मदद करता है और इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम करता है। अभी वजाइनल एनवायरनमेंट के बारे में आप कुछ बताएं, उसका पीएच जैसा आपने बताया, लैक्टोबैसिलस के बारे में बताया, डिस्चार्ज के बारे में आपने बताया, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसको कुछ अफेक्ट करता है। जैसे मैंने ये लाइफस्टाइल मेजर्स की बात करी कि आजकल क्या हो रहा है कि ये जो अंडरगारमेंट्स का जो मटेरियल है, सिंथेटिक मटेरियल्स वगैरह, हम सैटिन मटेरियल, चिकने मटेरियल अगर यूज़ करते हैं तो उसके कारण क्या है कि वो हवा जो एयर जाना चाहिए वो अफेक्ट होती है। अगेन जो डिस्चार्ज है वो एब्जॉर्ब नहीं होता है तो उसकी वजह से नीचे गीलापन कंटिन्यूसली रहता है और गीलेपन की वजह से स्किन पे इरिटेशन होने लगता है। तो ये एक चीज़ है, इसलिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि लूज अंडरगारमेंट्स लीजिए, कॉटन मटेरियल के लिए लीजिए ताकि वहाँ पे हवा आती रहे। दूसरी चीज़ है टाइट लेगिंग्स, टाइट जीन्स, जिस तरह का जेगिंग्स, इस तरह के जो कपड़े अगर पहनने में रेगुलर आते हैं और कम से कम 12 से 15 घंटे अगर हम जॉब पे या वर्क प्लेस पे या प्रोफेशनल प्लेसेस पे पहन रहे हैं तो अगेन उससे पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, गीलापन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से इरिटेशन हो रहा है, गीलापन रह रहा है, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन जैसे वो मीडिया में बन जाता है। शुगर और गीलापन ये दोनों ही चीज़ें फंगल इन्फेक्शंस को प्रमोट करती है। इसलिए ये देखने में आता है कि जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है या जिनको बारिश का सीज़न है, बरसात का मौसम है तो उसमें ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन है, या समर सीज़न है जहाँ पे पसीना बहुत आ रहा है तो उन दिनों में ये फंगल इन्फेक्शन के केसेस देखने में बहुत ज़्यादा आते हैं। ये जो मिक्स क्लॉथ्स होते हैं टेरिलिन और ये सब के एक्सेप्ट कॉटन, ये क्या करते हैं, ये हवा को अंदर बाहर नहीं जाने देते तो हवा को ट्रैप रखते हैं, मॉइस्चर भी अंदर ट्रैप होता है और कोई भी जगह जहाँ मॉइस्चर होगा वहाँ इन्फेक्शन पनपने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियल हो या फंगल हो। इसके अलावा शावर जेल्स हैं, बबल बाथ्स हैं, परफ्यूम्स हैं, डिओड्रेंट्स हैं और ये वेजाइनल वॉशेज़ हैं। एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे वेजाइनल वॉशेज़ अवेलेबल है। जब इन्फेक्शन होते हैं तो हम भी कई बार शॉर्ट कोर्स उनका देते हैं लेकिन उनको लंबे समय तक यूज़ नहीं करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई अगर उसको यूज़ कर रहा है तो उनको ये भी चेक करना है कि क्या उनको उससे एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि कई बार ये सारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा ईचिंग का कॉम्पोनेंट होता है। तो इसलिए जब भी कोई प्रोडक्ट चालू करा जा रहा है तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर महिला को, इंडिविजुअल को वो सूट हो रहा है कि नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो वेजाइना का जो क्लीनिंग करने का तरीका है, क्लीन करने का एज ए इंडिविजुअल जो तरीका है, ये भी हमको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि यूरिन जाने के बाद ये जो डाउशिंग हम बोलते हैं कि वेजाइना को अंदर से पानी से जो क्लीन करना है वो हर बार नहीं करना चाहिए। दिन में एक बार जब आप नहा रहे हैं या जब भी पीरियड्स में अगर कुछ क्लीन करना है तो उस समय करना चाहिए। बार बार करने से क्या होता है, हमारा जो वेजाइना का लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जो नेचुरल बैक्टीरिया है, और वो उसका पीएच को डिस्टर्ब करता है जिससे अगेन वेजाइना बिकम्स मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस। सपना ने ये वजह स्पेशल वजाइनल क्लिनजिंग मटेरियल्स की बात की। मार्केट में बहुत सारे वजाइनल वॉशेस अवेलेबल हैं, हम कुछ ब्रांड का नाम नहीं लेंगे लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपका पीएच मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। आइडियली इन एन आइडियल सिनेरियो आपको कोई स्पेशल वजाइनल वॉश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है कि वजाइना का पीएच बैलेंस बहुत ज़्यादा ऑल्टर हो जाता है और शॉर्ट टर्म के लिए हमको पीएच मेंटेन करना पड़ता है तो वो आप स्पेशल वजाइनल वॉशेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म के लिए 3 से 5 दिन के लिए, कंटिन्यूसली उसको ना करें। एक्सटर्नल एप्लीकेशन बेटर है, इंटरनल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और कोई भी फ्रेग्रेंटेड सेंटेड चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, ना तो साबुन, ना बबल बाथ, ना शावर जेल्स, क्योंकि वो एक तो केमिकल है, ऑर्डर से वो तकलीफ़ करते हैं और केमिकल इरिटेंट भी करते हैं। आपने डूशिंग की बात की, डूशिंग क्या होता है आपने बताया कि वो साफ़ करते हैं जी, ज़रूरी है करना, और उससे क्या नुकसान हो सकता है? डूशिंग का मतलब है कि वेजाइना को अंदर से क्लीन करना। अब आजकल टॉयलेट्स में शावर जेट्स होते हैं तो वो पानी से अंदर से क्लीन कर रहे हैं, बट मेरा ये कहना है कि बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा गीलापन वगैरह है तो टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर से हम डैप करके उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। दिन में जब नहा रहे हैं तब हम एक बार तो सब जने क्लीन करना ज़रूरी है, वो कंपलसरी है, लेकिन बार बार करने से जो नेचुरल बैक्टीरिया और एसिडिक पीएच है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अगर कई बार है ना ये जो हमारे अंडरगारमेंट्स को जो साफ़ करने के जो डिटर्जेंट पाउडर्स हैं
और डिटर्जेंट सोप से वो भी इरिटेट करते हैं कि अगर वो अंडरगारमेंट्स अच्छे से क्लीन नहीं हुए, वो सोप या पाउडर उस पर चिपका हुआ रह गया है, तो उसकी वजह से भी स्किन में इरिटेशन होता रहता है। तो इसलिए जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपका पूरा हिस्ट्री टेकिंग करते हैं कि भाई सिम्टम्स कितने दिन से हो रहे हैं, डिस्चार्ज है, उसके साथ और क्या क्या तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द, खुजली, ये सब हम पूछते हैं। उसके बाद हम चेकअप्स में देखते हैं कि आपको किस तरह का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, फंगल है, थोड़ा हम उसके तरफ जाते हैं। प्लस आपकी ये लाइफस्टाइल चेंजेस को भी हमको साथ में समझाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर उसका ट्रीटमेंट होता है। मतलब मेडिसिन तो उसका शॉर्ट टर्म इलाज है, तुरंत आपको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ये बार बार चीज़ें होंगी अगर लाइफस्टाइल चेंजेस और हैबिट्स अच्छे नहीं होंगे, जेनिटल हाइजीन के ऊपर काम नहीं करा गया होगा। हम आपको एक प्रॉपर एविडेंस बेस्ड प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि आप कैसा जेनिटल हाइजीन मेंटेन करें। अच्छा ये बताओ, फंगल इन्फेक्शन लोगों को पता होता है कि मेरे को फंगल इन्फेक्शन है, किसी को भी इचिंग हुआ, बर्निंग हुआ तो बोले फंगल इन्फेक्शन है। क्या हर एक इचिंग और बर्निंग, मिक्सचुरेशन, बर्निंग यूरिन फंगल इन्फेक्शन ही होता है? क्योंकि क्या है ना कि हमने शुरू में बताया कि 3 तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, प्रोटोजोल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस। और तीनों के जो सिम्टम्स और लक्षण है आपस में एक दूसरे के ओवरलैपिंग है। ईचिंग तो प्रोटोजोल इन्फेक्शंस में भी बहुत ज़्यादा होती है, फंगल इन्फेक्शंस में भी ईचिंग होती है, डिस्चार्ज तीनों ही इन्फेक्शंस में होते हैं अलग अलग तरह के। और हर समय उनका क्लासिक प्रेजेंटेशन होगा कि फिशी ऑर्डर ही होगा या दही जैसा डिस्चार्ज ही होगा, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ हमको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी पड़ती है। क्या वो कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, कोई स्टीरॉइड्स की दवा चल रही है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या और कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है जिसकी उनकी स्टीरॉइड्स की दवा चल रही है, एल्डर एज ग्रुप्स हैं, फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री या उनको खुद को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, और उनकी कोई कीमोथेरेपी वगैरह चल रही है, कैंसर का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर उनकी कोई इम्यूनिटी लेस है बॉडी की या उनको बार बार रेकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं। एक हम दूसरी बात करेंगे कि ट्रीटमेंट लिया, डिस्चार्ज कर, उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर से हो गया। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफस्टाइल, हाइजीन और आपका डाइट और हाइड्रेशन। ये क्वेश्चन पूछने का मेन एम ये था कि लोग इचिंग और बर्निंग समझ के खुद एंटी फंगल ट्रीटमेंट क्रीम जो मार्केट में अवेलेबल है खुद चालू कर देते हैं जी। सपोज एक बार पेशेंट हमारे पास आया, हमने उसको कोई सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए एंटी फंगल क्रीम दी, उसको 3 दिन में अच्छा हो गया, तो वो अगली बार डायरेक्टली वही क्रीम चालू कर देते हैं। हम लोग आएंगे इसके बाद, लेकिन वो क्रीम हर बार काम नहीं लगती है और लंबे समय तक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, यूरिन इन्फेक्शन के भी सिम्टम्स बर्निंग, मिक्सचुरेशन ही होते हैं। हाँ, तो स्पेशली डॉक्टर को मिले। अच्छा ये बताओ मेरे को, फंगल इन्फेक्शन के आपने सिम्टम्स बता दिए, साइंस क्या होते हैं? साइंस मतलब जो हम लोग पेशेंट में एग्जामिन करते हैं वो क्या होता है? पेशेंट को क्या होगा अगर फंगल इन्फेक्शन है? इन्फेक्शन में क्योंकि वो इचिंग का कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होगा तो स्क्रैच मार्क्स होंगे बहुत ज़्यादा। कई बार हमने इनफैक्ट एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखा है कि रिंग वर्म्स, रिंग लाइक अपीयरेंसेस होते हैं, या कई लोग उसको दराज के नाम से जानते हैं। तो वो सब थाइज में, मतलब ग्रॉइन जो बिकिनी लाइंस होती हैं वहाँ पे ज़्यादा देखने में आते हैं, और चमड़ी निकल रही होती है, ज़्यादा लंबे समय का हो, सोरनेस होता है, रेड वजाइना होता है, और इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होता है। ये मेन उसके सिम्टम्स और साइंस होते हैं। सोरनेस और रेड वजाइना जो होता है वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। वो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ मिक्स होते हैं। अच्छा ये बताओ मेरे को कि जैसा आपने रिकरेंट इन्फेक्शन के बारे में बताया, अगर पेशेंट डिस्चार्ज की कंप्लेंट साल में 3 या 4 बार लेके आता है तो हम लोग उसको कैसे अप्रोच करते हैं और क्या ट्रीटमेंट करते हैं? जी, इसमें मैं आपको एक बात और बोलूँगी कि हमको ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि उनको यूरिनरी इन्फेक्शन है कि वेजाइनल इन्फेक्शन है। क्योंकि अगर जो मेनोपॉजल लेडीज़ की अगर हम एक अलग टॉपिक क्वेश्चन में बात करेंगे कि कई बार क्या होता है कि वो इस बात से आती है कि मुझे पेशाब में जलन हो रही है, बट एक्चुअली वो पेशाब में जलन नहीं होती है, वो वेजाइनल जलन होती है। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, इसलिए हमको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि रियल में यूरिन का इन्फेक्शन है। क्योंकि जब क्या होता है, पानी सबको पीने की आदत है नहीं, पीला पीला पेशाब जब नीचे की जगह पे योनि के भाग में पड़ता है तो बहुत जलन मचती है, और सबका ये कंप्लेंट होता है कि पेशाब जाने में मुझे जलन मच रही है, जबकि प्रॉब्लम उनके वेजाइना में है। और ये वजाइना में प्रॉब्लम मेनोपॉज में इसलिए, जैसे हमने आपको बात किया, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, जैसे जैसे फीमेल्स मेनोपॉज की तरफ जाती हैं शरीर में ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, और ईस्ट्रोजन हार्मोन सर्विक्स और वजाइना के ग्लैंड्स में से लिक्विड बनाने का काम करता है। जैसे जैसे फीमेल्स की एज मेनोपॉज की तरफ जाती है, वजाइना ड्राई होता रहता है, उस कारण वो इन्फेक्शन ज़्यादा होता रहता है। वजाइनाइटिस, सेनाइल वजाइनाइटिस बोलते हैं उसको, वो ज़्यादा होता रहता है। जी। अच्छा मेरे को ये बताओ, प्यूबिक हेयर के बारे में लोगों में बहुत सारी चीज़ें हैं। प्यूबिक हेयर क्लीन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन से मेथड से क्लीन करना चाहिए,
इसलिए हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि एवरी सेकंड मंथ हमारे ओपीडी में 4-5 पेशेंट ऐसे आते हैं प्यूबिक हेयर रिमूवल के एबनॉर्मल मेथड्स या दूसरे किसी मेथड के कारण उनको हेयर रूट फॉलिकल इन्फेक्शन होता है और वो इम्प्रॉपर मेथड्स और इम्प्रॉपर हाइजीन के कारण होता है। तो उस बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, प्यूबिक हेयर रिमूवल एक टोटली पर्सनल चॉइस है, लेकिन इसमें अगर हम महिलाओं की जो बात करें ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि उनको मंथली पीरियड्स आते रहते हैं, और जब पीरियड्स आते हैं तो ब्लड है, क्लॉट्स है, वो निकलता है, तो वो क्या होता है, हेयर पे स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, जो अपने आप में अगर लंबे समय तक रहेगा तो वो इरिटेशन करेगा और उनको ओवरऑल पीरियड्स के समय तकलीफ होगी। और कई बार क्या होता है कि बाल अगर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो यूरिन भी वहाँ अडेरेंट हो जाता है, तो इस तरह से वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि प्यूबिक हेयर क्लीन करना कंपलसरी है, लेकिन अगर हेयर बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उनको क्लिप करा जा सकता है, उनको ट्रिम करा जा सकता है। अगेन मार्केट्स में क्रीम्स अवेलेबल है, अगेन वैक्सिंग्स अवेलेबल है, और शेविंग का एक प्रोसेस है, लेकिन उससे क्या है कि ये सबकी पर्सनल चॉइस है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे हाथ सैनिटाइज होने चाहिए, जो हम लिक्विड यूज़ करें पानी वगैरह उसमें सेवलॉन डेटॉल हम यूज़ करें, ब्लेड्स हम नई नहीं लें ताकि हमको बॉयल्स और इन्फेक्शंस ना हो, जिसको आपने हेयर रूट इन्फेक्शंस अभी बताया। शेविंग नॉर्मली हम लोग बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं करते क्योंकि शेविंग के प्रोसेस में स्किन के ऊपर बहुत छोटे छोटे माइक्रो कट्स आते हैं। जब माइक्रो कट्स आते हैं तो हमारे स्किन पे नॉर्मली कॉमेंसल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अंदर जाके हेयर रूट फॉलिकल इन्फेक्शन करते हैं, और वो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है और वो एंटीबायोटिक लेने से ही ठीक होता है। इसलिए यूजुअली शेविंग अवॉइड करें, ट्रिमिंग, क्लिपिंग या फिर डिपिलेशन क्रीम्स आती हैं उसको यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये बताओ कि बहुत सारी फीमेल, जैसे मैंने आगे वाले क्वेश्चन में बात किया था, खुद ही एंटी फंगल क्रीम लेके आ जाते हैं, वो क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए? एंटी फंगल क्रीम में प्रॉब्लम क्या है ना, ये बहुत सारी क्रीम्स में स्टीरॉयड का कंपोनेंट है। ये स्टीरॉयड क्या करता है कि जो इमरजेंसी में कई बार पेशेंट बहुत ही तकलीफ से आता है, रेडनेस है और एकदम सहन ही नहीं हो रहा है, इचिंग बिल्कुल कंट्रोल में ही नहीं हो रही है, तो हम लोग वो स्टीरॉयड टेम्परेरी 3 या 4 डेज़ के लिए देते हैं ताकि उनको अब उनके सिम्टम्स में, लक्षणों में थोड़ा आराम आए, लेकिन वो लंबे समय तक हम यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप एक ही एक क्रीम मत यूज़ करें, क्योंकि वो क्या होगा, 3 दिन अगर लगाया तो आप बिल्कुल आपको अच्छा हो जाएगा, यू विल फील फाइन। और जैसे ही आपने करा, क्योंकि वो आपकी रेडनेस और इचिंग तो कम हो गई है, लेकिन आपका फंगल इन्फेक्शन नहीं ठीक हुआ है उससे, क्योंकि उसके लिए एक लंबा कोर्स हमको लेना पड़ेगा और लाइफस्टाइल चेंज भी साथ में आएगा। एंटी फंगल क्रीम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट इचिंग को खास तरह से रिलीव करती है क्योंकि वो उसमें स्टीरॉयड का कंपोनेंट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म एक्सेसिव अनरेगुलेटेड यूज़ के कारण स्टीरॉयड जो स्किन पे लगातार लगाएंगे तो स्किन पेपरी थिन हो जाती है, उस पर क्रैक्स आने लगते हैं और लॉन्ग टर्म में वो इफेक्टिव नहीं रह जाती है। इसलिए आपको एक बार अच्छा हो गया, आपके फ्रेंड को अच्छा हो गया, या पिछली बार डॉक्टर ने दिया था तो अच्छा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वो स्टीरॉयड की क्रीम या फिर एंटी फंगल के साथ स्टीरॉयड की क्रीम लगाई जाए। यूजुअली शुरू के 2 या 3 दिन और मिनिमल 1 या 2 बार एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। फंगल इन्फेक्शन क्या इंटरकोर्स करने से एक दूसरे पार्टनर में फैल सकता है? आपका क्या ओपिनियन है इस पे? टेक्निकली आंसर नो है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, एक दूसरे से फैलता नहीं है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन के प्रोसेस में फीमेल को ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेसिव होता है, और चूँकि इचिंग ज़्यादा होती है तो एक जगह से इचिंग जब करेंगे दूसरी जगह तो वहाँ स्किन टू स्किन फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हालांकि जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है हम लोग दोनों पार्टनर का ट्रीटमेंट करते हैं, दोनों हस्बैंड और वाइफ का ट्रीटमेंट देखा गया है कि नहीं, घर में अगर एक इंसान को फंगल इन्फेक्शन है तो बाकी सबको भी थोड़ा थोड़ा हो रहा होता है, तो इसलिए वो हाइजीन के मेजर्स हमको इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से अभी हमको हमारे दर्शक हमसे बहुत जानना चाहते हैं कि भाई हाइजीन क्या होनी चाहिए। अभी हम लोग उसके बारे में आ रहे हैं। मेरे को ये बताओ, फंगल इन्फेक्शन कौन कौन से ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में ज़्यादा होने के चांस है? आपने आगे बताया था जी, एक बार फिर बताओ। फंगल इन्फेक्शन जैसे जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, ठीक है, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अगेन एल्डरली पेशेंट्स हैं, कोई जिनको क्रॉनिक स्टीरॉइड्स की दवाई चल रही है, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जैसे गठिया वगैरह के रोग है जिनमें स्टीरॉइड्स का यूज़ ज़्यादा होता है, जिनको कोई कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रहा है, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उस तरह के पेशेंट्स को बार बार फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, और वो योनि के भाग में ही नहीं, बॉडी में, मुंह में, माउथ में भी हो सकते हैं। डायबिटीज़ में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है और कोई भी इन्फेक्शन को होने के लिए ग्लूकोज चाहिए,
ग्लूकोज उस इन्फेक्शन के लिए ईंधन का काम करता है, फ्यूल का काम करता है, इसलिए डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं रहेगी तो इन्फेक्शन बार बार होगा। हमारे पास फिजिशियन डॉक्टर्स के पास से पेशेंट आते हैं कि बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है उनको। ओनली थिंग इज कि अगर डायबिटीज़ प्रॉपर कंट्रोल कर लें तो इन्फेक्शन बार बार आराम से ट्रीट हो और जाएगा। कई बार ये बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तब हम जब डायबिटीज़ का टेस्ट कराते हैं तो उनका कई बार पॉजिटिव आता है, तो इस तरह से भी डायबिटीज़ डायग्नोस होता है कई बार। अच्छा, दो चीज़ें हैं सपना ने बोला था लाइफस्टाइल चेंजेस। एक, हमको इचिंग और वल्वल डर्मेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, और दूसरा हाइजीन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। हाइजीन के बारे में हम लोग बाद में आएंगे, पहले ये बताओ जो गाइडलाइंस है वो इचिंग के बारे में क्या बोलते हैं। जैसे आपने 2-3 पॉइंट्स तो बताए, अभी आप दोबारा बताओ कि क्या क्या लाइफस्टाइल मेजर्स और हाइजीन के मेजर्स लेने चाहिए ताकि वो वल्वल डर्मेटाइटिस नहीं हो। हाइजीन के मेजर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि बार बार डाउशिंग नहीं करना है। दिन में एक बार नहाते समय आप क्लीन करें, दैट इज इनफ, या पीरियड्स के समय कर रहे हैं वो इनफ है। बार बार वेजाइना को अंदर पानी डाल डाल के क्लीन नहीं करना है, दैट इज वन। बहुत ज़्यादा सेवलॉन और डेटॉल का यूज़ नहीं करना है। कई बार देखा है कि सेवलॉन के पानी से बार बार वो साफ कर रहे हैं, स्पेशली वेजाइना के अंदर। हाँ, वेजाइना के अंदर, क्योंकि वो हमारे बैक्टीरिया, नेचुरल बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर रहा है, और एक्चुअली ये नेचुरल बैक्टीरिया ही हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। तीसरी चीज़ है कि ये बहुत सारे परफ्यूम से, बबल बाथ से, ओकेजनली दीज आर फाइन, बट इनका रेगुलर यूज़ नहीं करना है। और अगर होता है तो आप उसको नॉर्मल पानी से क्लीन कर दीजिए। अगेन जो अंडर गारमेंट्स है, सोप और डिटर्जेंट जो हम यूज़ करें, और अगर बार बार आपको इचिंग का कंपोनेंट है तो उनको आप चेंज करिए। और अगर लंबा फंगल इन्फेक्शन है या वाइट डिस्चार्ज है तो उस तरह के अंडर गारमेंट्स को आप डिस्कार्ड करके नया लेके आइए। अगर अंडर गारमेंट्स को धूप में सुखाना या बीच के पार्ट को आयरन करना, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो जम्स को टोटली हमको उसमें से निकाल देना पड़ेगा। टाइट फिटिंग क्लॉथ्स अवॉइड करने हैं, नेचुरल कॉटन के क्लॉथ्स पहनने हैं, ये टेरिलिन, टेरिकॉट, इन सब के अवॉइड करने हैं। अगर आप बारिश में या कहीं से गीले हो जाएं या पसीने से लंबे टाइम तक कपड़े गीले हो जाएं तो आप फ्रीक्वेंट चेंज करें, है ना। और यूजुअली अगर वल्वल डर्मेटाइटिस है तो नाइट्स में अंडरगारमेंट्स पहनने का अवॉइड करें। देखिए, बेसिकली फंगल इन्फेक्शन और इनका सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है कि नीचे की जगह को ड्राई और क्लीन रखना है। जितना वो सूखा रहेगा, उसमें हवा जाती रहेगी, वो इम्पॉर्टेंट। इससे एक बार आप वर्क प्लेस से घर पे आ जाते हैं तो जो आपके लोअर क्लोथ्स होते हैं, जैसे गाउन्स हैं या स्कर्ट्स हैं या प्लाजोज हैं, मैं स्पेसिफिकली नाम बार बार इसलिए ले रही हूँ कि आजकल ये लेगिंग्स और टाइट जैगिंग्स के कारण लड़कियों में, इनफैक्ट यंग गर्ल्स जो कॉलेज गोयर गर्ल्स हैं या स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, उनमें भी नीचे रेडनेस और बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। फीमेल्स में, स्पेशली वर्किंग फीमेल्स में पब्लिक टॉयलेट के यूसेज के कारण भी ये इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। इसलिए भी लोग पब्लिक टॉयलेट यूज़ नहीं करते, यूरिनेशन यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें तो उसके लिए स्पेसिफिक हाइजीन मेजर्स लें। अपने पास आप वो टिश्यू पेपर लें और ट्राई करें कि कांटेक्ट नहीं हो आपका पब्लिक टॉयलेट से, उस हिसाब से आप करें। पेंटी लाइनर्स बहुत आज फैशन में है आजकल, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताएं। पेंटी लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन डिस्चार्ज के लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बीन बाइल अगर बार बार कपड़े गीले हो रहे हैं या वर्क प्लेस पे वो इरिटेट कर रहा है तो पेंटी लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं। बट कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो 24 घंटे उसको हम वहाँ नहीं छोड़ सकते। टाइम टू टाइम 4 to 6 आवर्स में हमको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ट्रीटमेंट कराइए ताकि पेंटी लाइनर्स की ज़रूरत ही ना पड़े। मेन चीज़ है सिंथेटिक मटेरियल नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंट चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर सिंथेटिक मटेरियल होगा तो उसके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब रहेगा और वो बाहर नहीं निकलेगा और मॉइस्चर के कारण आपको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, ये बताओ अंडरवेयर की चॉइस ऑफ मटेरियल, चॉइस ऑफ यूसेज और चॉइस ऑफ क्लीनिंग कैसे, किस हिसाब से करेंगे? अंडरवेयर के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक हम नाइट गारमेंट्स अगर चेंज कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन प्रिफरेबली आप ट्राई करिए कि कॉटन होइजरी मटेरियल जो सॉफ्ट मटेरियल है वो लीजिए, जिससे अच्छे से हवा जाती रहेगी, और उसको एक साइज़ अपना लूज रखिए ताकि उसमें एयर जाने की एडिक्वेट जगह हो। तो दैट इज़ वन। सेकंड थिंग इज अंडरवेयर्स को जो क्लीन करना है, तो जब आप सोप और डिटर्जेंट अगर कुछ लगा भी रहे हैं तो मेक श्योर करना है कि वो अच्छे से पानी में क्लीन हो गया है, पाउडर और सोप निकल गया है। अगर वो वहाँ चिपका रह जाएगा तो उसकी वजह से भी वो स्किन को इरिटेट करता रहेगा। तीसरी चीज़ है कि उनको आप थोड़ा धूप में, सनलाइट में सुखाने का रखिए ताकि वो अच्छे से ड्राई हो। बरसात के सीज़न में, रेनी सीजन में क्या होता है कि वो गीले अंडरगारमेंट्स की वजह से भी बार बार इन्फेक्शंस होते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और हर 2-3 महीने में चेंज कर दीजिए, राइट। पुराने अंडरवेयर्स नहीं पहनना है जी। अच्छा, DIY, डू इट योर सेल्फ, लोग अपना खुद ट्रीटमेंट करके आ जाते हैं OPD में। शायद उनको कुछ लोगों को कभी कभी ठीक भी हो जाता है, उसके बारे में आपकी क्या राय है?
नहीं, अगर कोई चीज़ लंबे समय तक हो रही है और बार बार हो रही है तो आप प्रॉपर गाइडेंस में करिए, क्योंकि हमको ये प्रॉपरली ट्रीट करना पड़ेगा कि बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोल तीनों को कॉम्पोनेंट है, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। अभी इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आप खुद से करते रहेंगे तो क्या होगा कि फेलोपियन ट्यूब इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर ये इन्फेक्शन आपके यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स नलियों में असेंड करेगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो फ्यूचर प्रेगनेंसीज, जिनको जो यंग रिप्रोडक्टिव फीमेल्स है तो उनकी फ्यूचर प्रेगनेंसी रहने में उनको तकलीफ हो सकती है। और इसके कारण भविष्य में एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकता है कि अगर बार बार पीआईडी नली में जो प्रेगनेंसी रुकती है उनका मेजर कारण है इन्फेक्शंस, और यही कारण है कि हाइजीन। और अगर इन्फेक्शन हो रहा है, मैं तो सिंपल ये बोलती हूँ कि जैसे साल भर में 2 या 3 बार हमको सर्दी खांसी का एपिसोड होता है, इन्फेक्शन है तो उसको आप गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और उसको क्योर करिए। डाइट का और वजाइनल इन्फेक्शन का कुछ लेना देना है? बहुत ज़्यादा लेना देना है, और ये पॉइंट हमको सबको बताना है और सबको समझना चाहिए कि हर दिन हमारे पास जो इन्फेक्शन होते हैं, कई बार वो महिलाएं मुझसे पूछती है, मैडम मेरे को बार बार इन्फेक्शन क्यों हो जाता है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आपको अपने डाइट को सुधारना है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, ताकि आप इन्फेक्शंस को, बॉडी को फाइट कर सके, बॉडी इन्फेक्शन से फाइट कर सके। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दही हुई, छाछ हुई, क्योंकि ये हमको नेचुरल बैक्टीरिया दे रहा है। तो नेचुरल बैक्टीरिया बॉडी में बढ़ेंगे तो योनि के भाग में भी वो नेचुरल बैक्टीरिया बढ़ेगा, और नेचुरल बैक्टीरिया बढ़ेगा तो एसिडिक पीएच बनेगा, और एसिडिक पीएच बनेगा तो बार बार इन्फेक्शंस नहीं होंगे। इसके अलावा हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, हाइड्रेशन, पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम 3 लीटर पानी पी रहे हैं कि नहीं। 10 से 12 अच्छे 200-250 ml के ग्लास अगर दिन भर में हम पी रहे हैं तो हमको वो एडिक्वेट 2.5 से 3 लीटर पानी मिलेगा। और फाइबर डाइट हमने बोला। ठीक है, अच्छा ये बताओ सिंड्रोमिक मैनेजमेंट क्या होता है, और हम लोग क्यों कोई भी वाइट डिस्चार्ज को हम लोग सिंड्रोमिक मैनेजमेंट की तरह क्यों ट्रीट करते हैं? सिंड्रोमिक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि 2-3 टाइप के माइक्रोब्स को हम ट्रीट कर रहे हैं, जैसे हमारा बैक्टीरियल, फंगल और प्रोटोजोअल, क्योंकि हमने जैसे बोला कि उनके सिम्टम्स ओवरलैपिंग है, ऐसा नहीं है। और ऐसा कोई स्पेसिफिक टेस्ट भी नहीं है कि बार बार हम वेजाइनल स्वैब लें, उसको कल्चर के लिए भेजें, 2 या 3 दिन 4 दिन में वो रिपोर्ट आए और उसके बाद हम ट्रीट करें। तो इसलिए हम लोग सिंड्रोमिक मैनेजमेंट करते हैं। हम तीनों ही कंपोनेंट को देख के, पेशेंट की कंप्लेंट्स, लक्षण और चेकअप में जो हमारी फाइंडिंग्स है उसको देख के डिसाइड करके हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं। बेसिकली सिंड्रोमिक मैनेजमेंट में हम पेशेंट के सिंड्रोम को ट्रीट करते हैं, मतलब उसके सिम्टम को ट्रीट करते हैं, ना कि कोई उसका स्पेसिफिक इन्फेक्शन को। अब चूंकि ये वजाइनल इन्फेक्शन बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल और फंगल से तीनों से हो सकता है, तो हम लोग तीनों का ट्रीटमेंट साथ में करते हैं। एक एंटी बैक्टीरियल देते हैं, एक एंटी फंगल देते हैं और एक एंटी प्रोटोजोअल देते हैं, एक लोकल वजाइनल सपोजिटरी भी देते हैं। तो 99% केसेस में ये इन्फेक्शन लगभग सारे केसेस में ट्रीट हो जाता है। और यूजुअली अभी WHO का भी यही मानना है कि कोई भी वाइट डिस्चार्ज लेकर जाके पेशेंट में हमको सिंड्रोमिक मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि उससे भविष्य में होने वाले पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक बात है कि कई बार हम जो दवाई देते हैं, कोर्स देते हैं, पेशेंट को 1 या 2 दिन में अच्छा हो जाता है ना, तो वो पूरा बंद ही कर देते हैं। एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द कोर्स, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, अगर आप उसका कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो बॉडी में उसकी उस पर्टिकुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होनी शुरू हो जाती है, और वही दवाई जब आप अगली बार लेंगे तो वो आप पे असर नहीं करेगी। इसलिए जो एंटीबायोटिक का इनकम्प्लीट कोर्स है, ये सबसे गलत चीज़ है जो लोग करते हैं कि 2 दिन खाया और बंद कर दिया कि अब हमको दवाई नहीं खानी, हमको अच्छा हो गया, और वही कारण है कि बार बार इन्फेक्शंस होते हैं। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन में एक बात ये बताऊंगी कि माइक्रोब्स कई तरह के होते हैं, फंगल कई तरह की होती है, और कई तरह की दवाइयाँ भी मार्केट में अवेलेबल है। न्यूअर जनरेशन मेडिसिन भी आ गई है, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर एक मेडिसिन से अगर वो फंगल इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो रहा है तो हमको हमारा फंगल इन्फेक्शन का जो हमारा मॉलिक्यूल है दवाई का, वो भी हमको चेंज करके देना पड़ता है। बहुत सारे जनरल प्रैक्टिशनर्स भी वाइट डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारा ऐसा मानना है और हमको जो सिखाया गया है कि पार्टनर ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फीमेल जब कोई अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो वो इन्फेक्शन फीमेल से मेल में और मेल से फीमेल में होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बार बार इन्फेक्शन नहीं हो, उसके लिए पार्टनर ट्रीटमेंट का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया कॉन्टेक्स्ट में हम लोग हस्बैंड ट्रीटमेंट बोलते हैं, बाकी वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में पार्टनर ट्रीटमेंट बोलते हैं। जिस भी पार्टनर के साथ उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स है उन दोनों का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग खाली फीमेल का ट्रीटमेंट करेंगे 2-4 दिन के बाद फीमेल का तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो मेल का ट्रीटमेंट नहीं किया तो 2 महीने 4 महीने के बाद वापस वो रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ वो आएंगे। अच्छा, क्या ये वाइट डिस्चार्ज से वजन कम होता है? लगभग सारी फीमेल्स के दिमाग में ये चीज़ें हैं। जी, वो बोलते हैं कि मेरा शरीर बहुत धो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा बैकएक हो रहा है और मेरा वज़न बहुत कम हो रहा है।
एक्चुअली दूसरी तरीके से अगर हम इसको समझे कि मैंने शुरुआत में से यही बता रही हूँ कि भाई आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो रही है इसलिए आपको इन्फेक्शंस हो रहे हैं, और रोग प्रतिकारक शक्ति अगर कम हो रही है तो ओवरऑल मतलब आप यू आर नॉट फिट और नॉट हेल्दी, तो उसके कारण भी वजन कम हो रहा है। तो साइंटिफिकली इसका कोई, टेक्निकली इसका कोई रिलेशन नहीं है, पर ये दोनों चीज़ें साथ में देखी जाती है क्योंकि बॉडी में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी कम है। जाते जाते हमारे दर्शकों को एक कैरी होम मैसेज बता दो कि जेनिटल हाइजीन के बारे में क्या क्या करना चाहिए, नहाने से लेके अंडरवेयर मटेरियल यूसेज, बाथिंग और इंटरकोर्स के बाद क्या करना चाहिए, आप एक पॉइंट वाइज सब बता दो। अभी मैं दो चीज़ यहाँ पे एक और बात बताऊंगी कि जो आपने बोला ना कि जनरल प्रैक्टिशनर्स भी इसको ट्रीट करते हैं। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट जब हम करते हैं ना, हम दवाई हमेशा चेकअप के बाद देते हैं, और हमारे लिए सर्विक्स का कंपोनेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चेदानी के मुंह को सर्विक्स बोलते हैं, और कई बार सर्विक्स में चांदी होती है, इरोजन्स होते हैं, पॉलिप्स होते हैं, या फिर सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं। उसके कारण भी बार बार वाइट डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, संभोग के बाद ब्लीडिंग, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो वो चीज़ को भी हमको रूल आउट करना ज़रूरी है। एक और चीज़ जो हमने बबल बाथ और इतना सब बात करी, कई बार ये जो कॉन्डम्स होते हैं उसकी भी कई लोगों को एलर्जीज होती हैं, जिसके कारण उनको इंटरकोर्स के बाद जलन, वेजाइनल ईचिंग, ड्राइनेस ये सब रहता है। तो ये भी एक फैक्टर रहता है। तो हमको सब चीज़ें बार बार अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो बहुत सारे एंगल से हमको चीज़ों को सोचना पड़ता है। कॉन्डम यूजुअली लेटेक्स का बना होता है, कभी कभी कुछ लोगों को लेटेक्स की एलर्जी होती है, या तो उसका आप मटेरियल चेंज करें या फिर ब्रांड चेंज करके देखें या फिर फ्लेवर चेंज करके देखें कि किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है। अभी आप कैरी होम मैसेज बता दें हमारे लोगों को। मैसेज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पानी, 3 लीटर पानी, 2.5 से 3 लीटर पानी, हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमारे बॉडी के जो डिस्चार्ज है ये सब हाइड्रेशन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगेन आपका जो डाइट में आपके प्रोबायोटिक डाइट होना चाहिए, जैसे दही है, छाछ है, हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, जो बॉडी को अंदर से हेल्दी बनाएगा। एक्सरसाइज का 30 to 40 मिनट्स एवरी डे होना ही चाहिए, किसी ना किसी फॉर्म में आप एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज करिए ताकि आपको बार बार इन्फेक्शंस नहीं हो। कपड़े, अंडरगारमेंट्स ढीले पहने, कॉटन के पहले, धूप में सुखाए, उनको 2 बार भी चेंज कर सकते हैं, रात को चेंज कर सकते हैं। नीचे की जगह को ड्राई खुला रखिए, बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड मतलब जो आपने फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स बोले वो यूज़ करने से अवॉइड करें। ओकेजनल यूज इज़ फाइन। जो रेगुलर स्विमिंग वगैरह करते हैं या जो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं ऑफिसेज वगैरह में, उनको घर आके मेक श्योर करें कि वो खुला रहे पार्ट रात भर, ताकि वो जितना दिन में उनको प्रॉब्लम हुई है वो रात को कॉम्पनसेट हो उसके लिए। जब बहुत ज़्यादा खुजली आए तो खुजली नहीं, स्क्रैच नहीं करें, क्योंकि जब स्क्रैच एक जगह से दूसरी जगह करते हैं तो इन्फेक्शन फैलता है। फ्रीक्वेंट डिस्कार्डिंग ऑफ अंडरगारमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने लेडीज़ को नेल्स बहुत लंबे रखने की आदत होती है, ओकेजनली इट इज़ फाइन, बट रेगुलर जिनको अगर फंगल इन्फेक्शन से और खुजली है दे शुड ट्रिम देयर नेल्स, क्योंकि क्या होता है वो नेल से जब वो इचिंग करते हैं उससे तो तकलीफ होती है, और वही जो नेल जब दूसरी बॉडी पार्ट्स पे पड़ता है तो वहाँ से भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ अंडरगारमेंट्स, फ्रीक्वेंट डिस्कार्डिंग ऑफ अंडरगारमेंट्स, मेनली कॉटन अंडरगारमेंट्स यूज़ करें। फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ सैनिटरी पैड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैनिटरी पैड का मटेरियल से भी कई बार लोगों को इरिटेशन होता है, जो कि जो विंग्स वाले पैड्स होते हैं उनमें एक तरह का ऊपर लेयरिंग ऑफ मटेरियल होता है। तो आपको ये चीज़ अपने आप को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई आपको किस चीज़ से बार बार हो रहा है। और नीचे टेल्कम पाउडर यूज़ नहीं करना है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स नहीं यूज़ करने हैं, डोशिंग रेगुलरली नहीं करना है, जेंटल वाटर से स्क्रब करना है, और पिबिक हेयर का सेफ रिमूवल मेथड जैसे हमने आपको बताया कि क्लिपिंग, और नीचे की जगह को आफ्टर वॉशिंग मतलब टॉयलेट्स या उसके बाद यूज़ करने के बाद आप उसको टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर से डैप करके जस्ट डिस्कार्ड इट। अगर हम टॉवल्स यूज़ करते हैं तो फिर वो टॉवल्स अगर वॉश नहीं हो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है। और इनफैक्ट जब आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पर्स में या पॉकेट्स में कुछ इस तरह के टिश्यू पेपर्स वगैरह हो जो आप यूज़ कर सकते हैं। और जिसको इन्फेक्शन है अपने ये चीज़ें दूसरे किसी के साथ शेयर नहीं करें, साबुन और ये सब टॉवल्स। हम लोग जब भी लिक्वर या वाइट डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट करते हैं, एक हम लोग एक एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल लेते हैं, एक एंटी फंगल टैबलेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटी फंगल टैबलेट कोई भी दे सकते हैं, नाम हम लोग अभी इस मंच पे नहीं ले सकते, और एक लोकल एंटी फंगल पेसेरी देते हैं। इसके अलावा एक वजाइनल वॉश प्रोडक्ट्स जो आते हैं, सपना ने उसके बारे में आगे बात किया, शुरू के 3-4-5 दिन जरूर हम लोग बिल्कुल देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक प्रोबायोटिक का टैबलेट, कुछ मार्केट में वजाइनल स्पेसिफिक प्रोबायोटिक्स आते हैं वो भी दे सकते हैं, नॉर्मल प्रोबायोटिक्स भी दे सकते हैं, ताकि फ्यूचर में रिकरेंट इन्फेक्शन नहीं हो। और पार्टनर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कुछ कंक्लूडिंग कमेंट्स करना है?
ये लगभग आपने सब कुछ कवर करा है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ड्राई और क्लीन, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि पुराने ज़माने में ये सब कुछ नहीं था और इस तरह के इन्फेक्शंस इतने ज़्यादा होते भी नहीं। एक पॉइंट रह गया, कपड़ा यूज़ करते हैं कुछ लोग, उसके बारे में कुछ बोलो। पीरियड्स के समय जो कपड़ा यूज़ करते हैं तो वो भी एक इसका मेजर कारण है, क्योंकि वो बराबर वॉश नहीं होगा, बराबर सूखेगा नहीं और उससे वापस से इन्फेक्शंस होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। उससे बेटर है कि कॉटन के डिस्पोजेबल पैड्स अब इजीली मार्केट में अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो प्रिफरेबली वही रहना चाहिए। और यंग गर्ल्स में मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताऊंगी कि जिनको प्यूबर्टी आने वाला है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ रहा है, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा वाइट डिस्चार्ज आने लगता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मदर्स कि अपनी बच्चियों को क्लीन करने का तरीका सिखाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ मेंशन करना भूल गए कि हाउ टू क्लीन द वेजाना में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमेशा हमको आगे से पीछे जाना है। कभी भी जो लेटरिन की जगह के हाथ है वो वेजाइना में नहीं लगाने, क्योंकि जो लेटरिन की जगह के हाथ है, एनएस की जगह है, वहाँ पे अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया के हाथ अगर हम वेजाइना में लगाएंगे तो वहाँ के इन्फेक्शंस वेजाइना में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इसलिए यंगर एज से ही बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाने के हाउ टू क्लीन देयर वेजाइना। नहाते समय उनको, क्योंकि फीमेल्स में लेबिया मेजोरा माइनोरा होता है और उसको खोल के क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में एक बार जब वो बात ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो सब यूरिन जमा होता है, वाइट डिस्चार्ज उनका जमा हुआ रहता है, तो वो एक बार हमको सबको सिखाना पड़ेगा। और खुला रखना और ड्राई रखना ये बहुत ज़्यादा ये वल्वल क्लीनिंग पोस्ट इंटरकोर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर ही जाना है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें टेक्निकली ओपीडी में सबको बताई जाती हैं। हालांकि मैं सिंड्रोमिक मैनेजमेंट ज़्यादा ट्रीट करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में नहीं बिलीव करता हूँ। मैं पहले सिंड्रोमिक मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट करता हूँ, उसके बाद 1 वीक के बाद एग्जामिन करने में मानता हूँ। सपना पहले एग्जामिन करती है, उसके बाद ट्रीटमेंट करती है। दोनों अप्रोचेस सही हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आखिरी रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत शिद्दत से वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्ते।